स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हमारे वेदों में कहा गया है परोपकाराय फलंति वृक्षः। इसका अर्थ होता है ट्रीज बेयर फ्रूट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक सेंट्रल थीम है जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं। और उसी क्रम में रिसेंटली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 रिलीज किया। इस डिस्कशन में हम नजर डालेंगे इस रिपोर्ट के ऊपर ISFR 2023 द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कुछ बेसिक्स इस रिपोर्ट के बारे में। द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू इज कि ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और इसे रिलीज किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, जो एक तरीके से नोडल एजेंसी है जब हम पर्यावरण या वृक्ष संरक्षण की बात करते हैं। तो सबसे पहला, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज दिस रिपोर्ट। पर यह रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, लिखा गया है बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि स्थित है देहरादून, उत्तराखंड में। अब ये रिपोर्ट जो है ये बायनियल रिपोर्ट है, यानी कि ये हर 2 साल में इसका पब्लिशिंग होता है। सो इट इज अ बायनियल रिपोर्ट जो सबसे पहले पब्लिश किया गया था इन द ईयर 1987। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सर्वे होता है भारत के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में किस तरह के ट्रीज हैं, किस लैंड पे ट्रीज है, ये हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग टाइगर्स का सेंसस करते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे ह्यूमन इंटरफेस काफी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जाके टाइगर के पग मार्क्स वगैरह, उसके लिटर ड्रॉपिंग्स वगैरह को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद हम एक एस्टिमेट निकालते हैं कि हाँ इतने टाइगर्स होंगे। पर वृक्षों के केस में हम कैसे करेंगे? तो आप देखते हैं कि हम यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और इमेजिंग का काफी सहायता लेते हैं। फर्स्ट, FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यूजेस डिजिटल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा। साथ में इस रिपोर्ट में स्पेशल फोकस दिया गया है ना सिर्फ वृक्षों के ऊपर, फॉरेस्ट्स के ऊपर, पर फॉरेस्ट फायर्स के ऊपर भी। आपको ध्यान रहेगा कि फॉरेस्ट फायर्स एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जो हम साल दर साल अपने प्री मॉनसूनल टाइम में भारत में देखते हैं। प्राइमरीली आप देखेंगे उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में फॉरेस्ट फायर्स का ज्यादा प्रेवलेंस होता है। तो ये मेजर कैसे किया गया है? FSI हैज बीन मॉनिटरिंग फॉरेस्ट फायर्स थ्रू MODIS। ये MODIS क्या है? मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि सैटेलाइट टेलीमेट्री का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और GIS बेस्ड टेक्नोलॉजी। अब ध्यान दीजिएगा, इस रिपोर्ट में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में किन किन एंगल्स को कवर किया गया है। सबसे पहला, ट्री कवर को समझा गया है, इसके बारे में एक एनालिसिस प्रेजेंटेड है। सिमिलरली मैंग्रोव्स के बारे में बताया गया है, ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक, इंडियाज फॉरेस्ट के अंदर ये सारे, प्लस इंस्टेंसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर और एग्रो फॉरेस्ट्री। अब मुझे पता है कि ये सारे टर्म्स जो हैं, ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर, ये थोड़े से जटिल तरह के टर्म्स हैं, तो इनको पहले समझने की आवश्यकता है बिफोर वी अंडरस्टैंड द एंटायर रिपोर्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर का सेंस क्या है, हाउ डू वी गो अहेड एंड इंटरप्रेट इट। तो सबसे पहले लेट्स गो बैक एंड अंडरस्टैंड क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो एक क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध एक मेजर मुहिम था, उसके अंदर फॉरेस्ट्स को डिफाइन किया गया एट एन इंटरनेशनल स्केल। तो आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन टेकन बाय क्योटो प्रोटोकॉल, द डेफिनेशन ऑफ अ फॉरेस्ट कैन वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मतलब हर कंट्री को अपना फॉरेस्ट का डेफिनेशन डिसाइड करने की अनुमति और छूट दी गई है। अच्छा, इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया भी रखा गया है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहला है क्राउन कवर परसेंटेज। अब क्राउन क्या होता है, या जिसे हम कैनपी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेड़ है हमारा, लेट मी यूज फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा पेड़ है। अब इस पेड़ का ये पार्ट जो है, दिस इज नोन एज, ये जो एंटायर आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं कैनपी। तो यानी कि मेरा पेड़ का कैनपी डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, वो हमारे पेड़ का और इकोसिस्टम का हेल्थ सिग्निफाई करता है। तो उसमें क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या कहा? इट सेड दैट द कैनोपी डेंसिटी, या फिर क्राउन कवर जिसे हम कहते हैं, इट शुड बी बिटवीन द रेंज ऑफ 10 to 30%। और हर देश को कहा गया कि अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। भारत ने डिसाइड किया 10% थ्रेशोल्ड, यानी कि 1 हेक्टेयर में 10% ऑफ द लैंड शुड बी कवर्ड बाय क्राउन्स, यानी कि शेड में रहना चाहिए, कैनोपी के शेड में रहना चाहिए वृक्ष का।
ओके, गोइंग फॉरवर्ड, मिनिमम हाइट ऑफ द ट्रीज का भी इसमें एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिफाइंड है एज अकॉर्डिंग टू क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है मिनिमम हाइट? हाइट ऑफ 2 to 5 meters at maturity stage, right? So this is the criteria established under Kyoto Protocol जब हम forests के definition की बात करते हैं। अब उसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट है, इसमें आप देखेंगे कि 70% से ज्यादा आपका कैनोपी डेंसिटी होगा, यानी कि 1 हेक्टेयर के लैंड में काफी थिक फॉरेस्ट है, तो उसको हम कहेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट। और उसी के बाद डिफरेंट सब क्राइटेरिया भी स्टैब्लिश किए गए हैं। नाउ वंस वी हैव अंडरस्टूड दिस, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। क्योंकि अगर हमें इस रिपोर्ट को समझना है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को, तो हमें पहले इन टर्म्स को समझना पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉरेस्ट कवर क्या होता है। इसका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से एक सिंपल सा डेफिनेशन है, अ पीस ऑफ लैंड मिनिमम साइज ऑफ 1 हेक्टेयर जिसमें ट्री कैनोपी डेंसिटी इज मोर देन 10%। अगर ये एक पर्टिकुलर लैंड ये सेटिस्फाई करता है क्राइटेरिया, तो उसे हम फॉरेस्ट कवर के अंदर कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्री कवर। ट्री कवर में क्या है कि अब लैंड का साइज 1 हेक्टेयर से कम है और जो पेड़ हैं वो हमारे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में इंक्लूडेड नहीं है। तो अब मुद्दा उठता है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या है आखिरकार। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया काफी आसान है फ्रेंड्स। व्हाट इज इट? एनी एरिया दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, यानी कि सरकारी दस्तावेज पे वो एक फॉरेस्ट है, पर कोई जरूरी नहीं होगा कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में हर जगह आपको वृक्ष मिल जाएंगे, ट्रीज मिल जाएंगे। कुछ एरिया ऐसे हो सकते हैं जो बैरन हो, जो ट्रीलेस हो। अब आपका मन में सवाल आएगा कि आखिरकार क्यों? तो अगर थोड़ा हम हिस्ट्री को पीछे जाके देखें, स्पेशली द एवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया, तो आप देखेंगे एक मेजर क्रिटिकल पॉइंट आता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, जिसके अंदर स्टेट्स को पावर दिया जाता है टू डी रिजर्व अ फॉरेस्ट। 3 तरह के फॉरेस्ट होते थे, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। तीनों के अलग अलग लेवल के प्रोटेक्शन होते थे। तो स्टेट्स को यह पावर दिया गया कि आप डी रिजर्व कर सकते हैं किसी फॉरेस्ट को, जिसके कारण आप देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी सारे स्टेट्स ने हाई लेवल ऑफ डिफॉरेस्टेशन किया। बेसिकली हुआ क्या था, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जो नए नए लीडर्स थे, उन्होंने ये देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट्स का यूज किया एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और इसीलिए काफी सारे स्टेट्स ने वो पॉलिसी को कंटिन्यू रखा, जिसके अंदर वो जो फॉरेस्ट एरिया उनके अंदर था वहां पे उन्होंने लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन किया। चेंज ऑफ द लैंड टाइप हो गया, यानी कि पहले फॉरेस्ट होता था, अब शायद एग्रीकल्चर हो रहा है वहां पे। पहले शायद नेचुरल फॉरेस्ट था, अब आपने काट के वहां पे प्लांटेशंस लगवा दिए, हॉर्टिकल्चर हो रहा है, मेडिसिनल प्लांट्स उग रहे हैं, या फिर आपने टोटली इंडस्ट्रियल प्लॉट बना दिया उसको। तो ये स्टेट्स कर रहे थे। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत सरकार, यूनियन गवर्नमेंट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए थे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में फॉरेस्ट को स्टेट लिस्ट से निकाल के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। आखिरकार क्यों? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ये देख रहे कि स्टेट्स अब लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और उसी दौरान आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जाती हैं और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 अटेंड करके आती हैं, और उसके ठीक बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आता है, जिसके अंदर स्टेट से यह पावर छीन लिया जाता है कि वो डी रिजर्व कर सकते हैं किसी फॉरेस्ट को, यानी कि फॉरेस्ट काट के वहां पे कुछ और कर सकते हैं। तो आप देखेंगे काफी सारे ऐसे लैंड हैं जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में तो फॉरेस्ट के लैंड के अंदर आते हैं, पर उनमें ट्रीज नहीं है। तो जब हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया दोस्तों कि व्हाट इज फॉरेस्ट कवर, व्हाट इज ट्री कवर एंड व्हाट इज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं। अब आप सीधा सीधा समझ गए होंगे कि मेरे फॉरेस्ट कवर के अंदर 2 तरह के सब डिविजन्स आते हैं, पर दोनों में मेरा जो मिनिमम लैंड साइज है वो 1 हेक्टेयर तो होना ही चाहिए। तो आप देखेंगे अगर वो मेरा फॉरेस्ट कवर इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, ऑब्वियसली वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा का एरिया का होगा। अगर वो आउटसाइड आरएफए है, मतलब फॉरेस्ट लैंड में नहीं है, हो सकता है बाद में वो फॉरेस्ट आया हो, तो वो भी आउटसाइड 1 हेक्टेयर एरिया होगा, मतलब 1 हेक्टेयर से तो ज्यादा होगा, तभी वो फॉरेस्ट कवर के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। अब आता है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, यानी कि आरएफए के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इसमें क्या है, ट्री कवर ऑब्वियसली साइज होगा लेस देन 1 हेक्टेयर, और आप देखेंगे फॉरेस्ट कवर आउटसाइड आरएफए, यानी कि फॉरेस्ट लैंड या गवर्नमेंट सरकारी दस्तावेज पे वहां पे फॉरेस्ट नहीं है,
पर वहां पे अब जाके फॉरेस्ट आ गया है, फॉरेस्ट हैज ग्रोन देयर। तो वहां पे भी आप देखेंगे द पैचेस विल हैव मोर देन 1 हेक्टेयर सरफेस एरिया। जब हमने ये सारा कुछ समझ लिया, ये डिस्टिंक्शन समझ लिया, चलिए इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लेट मी जस्ट मेक इट वेरी क्लियर वंस अगेन। फॉरेस्ट कवर इज नथिंग बट ऑल लैंड्स मोर देन और इक्वल टू 1 हेक्टेयर जहां पे ट्री कैनोपी डेंसिटी है मोर देन और इक्वल टू 10%। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ये सरकारी लैंड हो, प्राइवेट लैंड भी हो सकता है, ऑर्चर्ड्स भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है ट्री कवर। ट्री कवर क्या हुआ? ऑल ट्री पैचेस आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया। ओके, जो हमारे फॉरेस्ट कवर के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज ट्री कवर। ओके, आप देखेंगे कि द साइज विल बी लेस देन 1 हेक्टेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, फॉरेस्ट कवर में मोर देन 1 हेक्टेयर, ट्री कवर में लेस देन 1 हेक्टेयर। और उसके बाद आता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया विच इज एज अंडर गवर्नमेंट रिकॉर्ड। सरकारी दस्तावेज में अगर वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है जो कि मैंडेटेड है एक लॉ के अंदर, जो मैंने आपको भी बताया, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, 1927 का जो ये पॉलिसी है उसके अंदर स्टेट्स को ये पावर दिया गया था कि आप डी रिजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट को। जब हमने ये समझ लिया दोस्तों, अब समझते हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में इन सब को लेके क्या कहा गया है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे कि हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एक तरीके से 25.17% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री है, करीब करीब 26%। अब ये फिगर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत का एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है जो 1988 में आया था, जिसके अंदर हमने टारगेट किया था कि 33% ऑफ आवर ज्योग्राफिकल लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट और ट्री कवर। तो फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अनुसार हम टारगेट पे हैं टू मीट दिस पर्टिकुलर गोल कि 1/3 भारत का लैंड फॉरेस्ट या ट्री कवर के अंदर हो। आप देखेंगे कि 21.76 वाज द फॉरेस्ट कवर एंड 3.41 इज द ट्री कवर, यानी कि फॉरेस्ट हमारे ज्यादा है 1 हेक्टेयर से ज्यादा, और ट्री कवर जो है वो करीब 3.5% के आसपास है, 1 हेक्टेयर से कम। अब मामला उठता है कि प्रीवियस रिपोर्ट जो आया था, ध्यान रखिएगा ISFR है बाइएनियल रिपोर्ट, हर 2 साल में आता है। तो 2021 के रिपोर्ट में इस स्टैटिस्टिक का क्या था? क्या हम ऊपर गए, क्या नीचे आए, क्या इंप्रूवमेंट हुआ या हम पीछे गए, वो समझने की आवश्यकता है। तो हम देखेंगे कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज्ड, ठीक है, एज कंपेयर टू 2021 असेसमेंट, बढ़ोतरी हुई है। वी आर ऑन द राइट पाथ। ओके, नाउ विच आर द स्टेट्स दैट रजिस्टर्ड द मोस्ट अमाउंट ऑफ इंक्रीज? क्योंकि हर स्टेट में इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज नहीं हुआ है। उसमें आप देखेंगे सबसे पहला रैंक इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दिया गया है छत्तीसगढ़ को, दूसरा उत्तर प्रदेश को, तीसरा ओडिशा को, चौथा राजस्थान को। दीज आर दी 4 स्टेट्स जिन्होंने मैक्सिमम इंक्रीज रजिस्टर किया फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंदर। जब यह मामला क्लियर हो गया है दोस्तों, देन लेट्स गो फॉरवर्ड और अब देखते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म्स में, ओके, ओवरऑल तो हमने प्रीवियस वाला तो देखा कि किसने इंक्रीज किया सबसे ज्यादा, पर एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो फॉरेस्ट कवर कहां ज्यादा है? तो आप देखेंगे टॉप 2 स्टेट्स हमारे हैं। सबसे पहला है मध्य प्रदेश और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, जहां पे ये लार्ज डेंसिटी, लार्ज एरिया के फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा हैं। अब समझते हैं कि किन स्टेट्स में उनके लैंड प्रोपोर्शन के अनुसार फॉरेस्ट ज्यादा है, मतलब उनका जितना टोटल जुरिस्डिक्शनल एरिया है उसमें कितना भाग फॉरेस्ट का है। तो उसमें आप देखेंगे बाय परसेंटेज अगर हम देखते हैं तो लक्षद्वीप सबसे ज्यादा है और मिजोरम नंबर 2 पे आता है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में हम देख रहे हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड और अब हम देखते हैं कि एक तरीके से ये समझिए कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो मैं आपको बतला रहा हूं कि 1/3 भारत का ज्योग्राफिकल लैंड ट्री और फॉरेस्ट कवर के अंदर होना चाहिए, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं। आप देखेंगे कि भारत उन चुनिंदा कंट्रीज में से है जो 1994 से लेके एक कंसिस्टेंट फॉरेस्ट पॉलिसी रखा है। वो अलग बात है कि अंग्रेजों के टाइम पे इस फॉरेस्ट पॉलिसी का टोटल एंगल ही अलग था, क्योंकि उनका प्रायोरिटीज अलग था। वर्ल्ड वॉर जो जीता गया एलाइड फोर्सेस द्वारा, दैट वाज मेनली टू डू विद द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, द मेन एंड मटेरियल जो भारत ने उनको सप्लाई किया था। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, एक कंसिस्टेंट थीम क्या रहा है कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट पॉलिसी को लेके 1894 से अभी तक कुछ ना कुछ नीति, कुछ ना कुछ नियम रहे हैं। उसमें 1952 का एक पॉलिसी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952, जिसने फर्स्ट टाइम ये प्रपोज किया था दोस्तों कि भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में 1/3 शुड बी अंडर फॉरेस्ट। इन्होंने कहा था कि 60% हिली एरिया में होना चाहिए और 25% प्लेन्स में होना चाहिए।
दैट वाज द एम दैट वाज पुट फॉरवर्ड इन 1952 और इसी को कंटिन्यू करके 1988 के पॉलिसी, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988, जिसके अंदर यह प्रपोज किया गया कि 33% ऑफ इंडियाज लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट और ट्री कवर। अब इस गोल की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमने देखा कि चलिए 25.17% अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, पर अभी हमें और रास्ता नापना है। तो किन किन स्टेट्स ने अच्छा काम किया है इस दिशा में, किन किन स्टेट्स अभी भी पीछे हैं, तो उसमें आप देखेंगे 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव फॉरेस्ट कवर अबव 33%, यानी कि 19 स्टेट्स अनइक्वल कंट्रीब्यूशन है। कुछ स्टेट्स पीछे हैं, 19 स्टेट्स आगे हैं। जो 19 स्टेट्स आगे हैं, मोर देन 1/3 उनका एरिया ऑलरेडी फॉरेस्ट या ट्री कवर में है। उनमें कौन कौन से स्टेट सबसे अच्छा काम कर रहे हैं? तो देयर यू विल सी मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर हैव फॉरेस्ट कवर अबव 75%। फॉरेस्ट कवर यानी कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा की एरिया, कैनोपी डेंसिटी भी 10% या 10% से ज्यादा, 75% उनका पूरा का पूरा लैंड ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है। इसीलिए ये स्टैटिस्टिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड कि मैंग्रोव्स को लेके, क्योंकि हमने देखा कि हमारे फॉरेस्ट में जो रिपोर्ट आया है उसमें काफी सारे एंगल्स कवर किए गए। मैंग्रोव्स को लेके क्या कहा गया? मैंग्रोव्स क्या होते हैं? देखिए, अगर आप सुंदरबंस गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इंटर टाइडल जोन में कुछ स्पेशल ट्रीज उगते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुंदरी ट्री। अब सुंदरी ट्री का आप क्या देखेंगे? इसके रूट्स होते हैं एरियल, यानी कि ये स्काई की तरफ पॉइंट करते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूमैटोफोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मैंग्रोव इकोसिस्टम हमारे कोस्टल डेग्रेडेशन को रोकने के लिए। आप देखेंगे सुनामी के वेव्स को भी रोक सकते हैं, साइक्लोन के इंपैक्ट को भी कम कर सकते हैं। प्लस ये एक इकोटोनल सिस्टम है। आप लोगों ने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, इकोटोन एक एरिया ऑफ ट्रांजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल सुंदरबन की अगर हम बात करें, एक साइड पे ओशन है, दूसरे साइड पे लैंड है, और ये दोनों के बीच का जो मिश्रण हो रहा है सुंदरबंस में, जिसे हम इकोटोनल एरिया कहेंगे, मैंग्रोव्स का इकोसिस्टम कहेंगे, वहां पे आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी हाई होगी। इसीलिए आप देखते हैं वहां रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। क्यों? क्योंकि इट हैज द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। तो इसीलिए मैंग्रोव्स काफी रेलेवेंट हैं, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जो एक हाई ससेप्टेबिलिटी है, हाई वल्नरेबिलिटी है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या सुनामी के चलते। उसमें हमने क्या देखा? इंडियाज मैंग्रोव कवर ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हैज रजिस्टर्ड अ नेट डिक्रीज। घटा है हमारा मैंग्रोव्स का कवर एज अ होल। पर क्या सारे स्टेट्स में घटा है? जी नहीं। हम क्या देखते हैं? गुजरात में डिक्रीज नोटिस किया गया है मैंग्रोव्स के कवर का, पर आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैव एक्सपीरियंस्ड एन इंक्रीज इन द मैंग्रोव कवर। अनइक्वल तरीके से काम चल रहा है। सो ये मैंग्रोव्स को लेके अपडेट था। अब समझते हैं फॉरेस्ट फायर्स को लेके। एक मेजर पॉइंट होता है हर साल प्री मॉनसूनल एरिया के, प्री मॉनसूनल टाइम पीरियड में फॉरेस्ट फायर्स में हमने क्या देखा? द टॉप 3 स्टेट्स विद द मोस्ट फायर इंसिडेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला उत्तराखंड, दूसरा नंबर पे ओडिशा, तीसरा नंबर पे छत्तीसगढ़। इन 3 स्टेट्स में फॉरेस्ट फायर्स को लेके ज्यादा इंसिडेंट्स रजिस्टर किए गए। अब आप देखेंगे कि एज अ होल फायर इंसिडेंट्स हमारे घट रहे हैं। 2022-21 में हमने देखा था करीब करीब 2,23,000 इंसिडेंट्स हुए थे। अब हम देखते हैं 2023-24 में घट के 2,03,000 इंसिडेंट्स हुए हैं। तो ओवरऑल हम देखेंगे फॉरेस्ट फायर्स की प्रेवलेंस या इंसिडेंट्स घट रहे हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड और हम समझते हैं अब नेक्स्ट कि हमारे नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो हमारे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के गोल्स हैं। आपको पता होगा कि पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के अंदर हर कंट्री को छूट दी गई है कि वो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के गोल्स को रीच करने के लिए क्या कुछ कर सकता है अपनी सक्षमता के अनुसार। एक वॉलंटरी डिक्लेरेशन आपको करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस या एनडीसीज। उसमें आप देखते हैं कि भारत ने अपडेटेड एनडीसी सबमिट किया है। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसी का आप सीधा सीधा रिफ्लेक्शन देखेंगे इस रिपोर्ट में भी। यहां पे क्या कहा गया है दोस्तों कि इंडियाज कार्बन स्टॉक हैज रीच्ड 30.43 बिलियन टन्स। अब कार्बन स्टॉक क्या है? आपको पता होगा कि हमें डिफॉरेस्टेशन क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा सॉइल में या हमारे ट्रीज के अंदर जो कार्बन ट्रैप्ड है वो रिलीज हो जाता है, जिसके चलते हमारे ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस ज्यादा होंगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो कार्बन स्टॉक क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड इन फॉरेस्ट्स। इसमें हम देखते हैं कि हमने एडिशनल कार्बन सिंक, देखिए ये जो 30 बिलियन का है ये तो हमारा टोटल कार्बन सिंक है। हमने एक्स्ट्रा कितना ऐड किया?
तो उसमें हम देखते हैं एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.29 बिलियन टन्स वाज अचीव्ड, यानी कि हम टारगेट रीच करने के एकदम सही रास्ते पे हैं। वी आर डूइंग गुड वर्क। तो ये रहा हमारे एनडीसीज कार्बन स्टॉक को लेके। सिमिलरली आप देखेंगे बैम्बू को लेके भी इसमें एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ध्यान रखिएगा, बैम्बू को हम ग्रास की तरह मानते हैं, इट इज नॉट अ ट्री। और आप देखेंगे अगर एनुअल प्रोडक्शन की बात करें वैश्विक स्तर पे कौन सा कंट्री बैम्बू का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, नंबर 1 पे आता है चाइना, नंबर 2 पे है इंडिया। सबसे पहले यह समझिए बैम्बू इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्टली ये एक फास्ट ग्रोइंग ग्रास है जिसका इकोनॉमिक वैल्यू काफी हाई है। फॉर एग्जाम्पल पल्प इंडस्ट्री में बैम्बूज का काफी प्रयोग होता है, और क्योंकि भारत नंबर 2 पे है वैश्विक स्तर पे बैम्बू के प्रोडक्शन में, हमारा पल्प इंडस्ट्री का एक स्पेसिफिक रॉ मटेरियल है। तो बैम्बू के बारे में क्या कहा गया है कि यहां पे हमने इंक्रीज देखा है 5227 स्क्वायर किलोमीटर का। कार्बन स्टॉक जैसे मैंने आपको बतलाया इंक्रीज हुआ है, राइट। सो दिस इज द रिपोर्ट इन अ नटशेल। पर अब हमें यह समझना है कि इस रिपोर्ट का मेजर क्रिटिसिज्म्स क्या है, क्योंकि किसी भी रिपोर्ट को सिर्फ फैक्ट्स के हिसाब से नहीं समझना है, एनालिसिस भी समझना है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म आप देखेंगे दोस्तों, ओवर रिलायंस ऑन रिमोट सेंसिंग। इसमें क्या कहा गया है कि यूज ऑफ सैटेलाइट इमेजनरी फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल फॉरेस्ट एंड मोनोकल्चर प्लांटेशंस। क्योंकि आपका फॉरेस्ट का टाइप भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक होता है नेचुरल फॉरेस्ट जहां पे अपना काम नेचर खुद कर रही है, और एक होता है प्लांटेशंस जहां पे आप जाके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्री लगाते हैं। अब प्लांटेशंस को क्यों नहीं अवॉइड किया जाता है? वाई इज इट कि हम चाहते हैं नेचुरल फॉरेस्ट ज्यादा हो? क्योंकि मान लीजिए एक पर्टिकुलर डिजीज आता है, अगर 1 हेक्टेयर पे एक ही तरह के ट्रीज लगे हैं, एक ही तरह के प्लांट्स लगे हैं, एक ही तरह का वेजिटेशन है, वो एक पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड ज्यादा रिस्क पे है एज कंपेयर टू कि वहां पे नेचुरल फॉरेस्ट हो। तो ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में बता रहा है, एक तरीके से क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें बता रहा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं बता रहा है, राइट। द डेविल इज इन द डिटेल्स। स्टैटिस्टिक्स हमें जितना बतलाते हैं उतना नहीं बतलाते। तो सबसे पहला ये क्रिटिसिज्म है। दूसरा आप देखेंगे नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एल्गोरिदम्स, यानी कि द एल्गोरिदम्स एंड मॉडल्स यूज्ड फॉर कैनोपी डेंसिटी, जो 10% वाला रूल है, इसको भी एक तरीके से ये ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इसकी नहीं है। क्या एल्गोरिदम है, क्या टेक्नोलॉजी है, हाउ डू यू मेजर द एग्जैक्ट कैनोपी डेंसिटी, इट इज नॉट वेरी क्लियर। इसीलिए इसके एनवायरमेंटल जो हमारे एक्टिविस्ट्स हैं, इसका क्रिटिसिज्म है, मेजर क्रिटिसिज्म। तीसरा आप देखेंगे इग्नोरिंग डिग्रेडेशन। हमारा ISFR का रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये तो बतलाता है कि कौन सा फॉरेस्ट किधर है, पर कौन सा फॉरेस्ट कितना थ्रेटेंड है, कौन सा फॉरेस्ट में डिग्रेडेशन देखा गया, कौन सा फॉरेस्ट एट रिस्क ऑफ लॉस है, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। फोर्थ आप देखेंगे इट हैज अ सिंपलिस्टिक कार्बन मैट्रिक्स। सिंपल तरीके से समझिए, एक प्लॉट ऑफ लैंड पे नेचुरल फॉरेस्ट, साइड वाले प्लॉट पे आर्टिफिशियल फॉरेस्ट या प्लांटेशन हम कहें, क्या दोनों का कार्बन स्टॉक सेम होगा? तो दिस इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑल्सो कि यहां पे एम्फसाइजेज इंक्रीज इन कार्बन स्टॉक, पर हमें यह नहीं पता कि ये गेन जो आ रहा है ये इकोलॉजिकली रिच फॉरेस्ट से आ रहा है या मोनोकल्चर प्लांटेशन से आ रहा है, क्या प्लांटेशंस का है या नेचुरल फॉरेस्ट का है। इस द्वंद्व को भी इस रिपोर्ट ने एड्रेस नहीं किया है। तो ये था इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, एक एंड टू एंड डिस्कशन। आई होप ये डिस्कशन आप सीख पाए, समझ पाए। प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि क्योंकि अब 145 दिन शेष रह गए हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स को, एक तरीके से ये होम रन है, लास्ट लेग है आपके एग्जामिनेशन के प्रोसेस का, 4-4.5 महीने। और अब ये सही मौका है कि आप पूरे प्रिपरेशन को अब प्रीलिम्स ओरिएंटेड करें, यानी कि अब आप एनसीईआरटीज, कोर लेवल कॉन्सेप्ट, साथ में डेली क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस डालें। और आप देखेंगे ये पूरा का पूरा फोकस है स्टडी IQ के प्रीलिम्स रिवीजन मॉड्यूल का, जिसका नाम है सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंदर करीब करीब 100 दिनों में आपका पूरा सिलेबस एंड टू एंड प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कवर कराया जाएगा, ना सिर्फ GS पर CSAT। और हर दिन क्लास के बाद आपको दिया जाएगा 50 टॉपिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिससे आप एग्जामिनेशन के हिसाब से ना सिर्फ नॉलेज पर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी पे भी काम कर सकते हैं। तो इसके साथ जरूर जुड़िए, स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले एग्जामिनेशन दिया पर किसी कारणवश क्लियर नहीं कर पाए। यू विल इमेंसली बेनिफिट फ्रॉम स्टडी IQ's SIP प्लस प्रोग्राम। बस इतना ध्यान रखिएगा, साइन अप के दौरान यू हैव टू यूज द डिस्काउंट कोड
BALIVE। चाहिए तो ये नोट करके लिख लीजिए। दिस इज द डिस्काउंट कोड जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करता है स्टडी IQ के सारे कोर्सेज के ऊपर। अगर आप साल 2026 या 27 के अभ्यर्थी हैं, ये एक मौका है कि अब आप स्टडी IQ के साथ लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन में जुड़ें, जहां पे आपके बेसिक्स को हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग के टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, आपके मेंस का सिलेबस को कंप्लीटली कवर करेंगे, साथ में आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे। यानी कि एंड टू एंड प्रिपरेशन होगा जब आप स्टडी IQ के P2I फाउंडेशन दिसंबर इवनिंग बैच के साथ जुड़ते हैं। इवनिंग बैच यानी कि आपके क्लासेस शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक चलेंगी। इन बैचेस के साथ जुड़ने के लिए वंस अगेन मेक श्योर यू यूज द डिस्काउंट कोड BALIVE। एंड थर्डली फ्रेंड्स, ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच अब क्लोजिंग की कगार पे है। स्टडी IQ की तरफ से मैं भुवन ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैच के लिए जिम्मेदार हूं। एक ऐसा कोर्स है ज्योग्राफी ऑप्शनल जो काफी लॉजिकल है, सीक्वेंशियल तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जनरल स्टडीज का मैक्सिमम सिलेबस ओवरलैप करता है ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ, और इसमें स्कोरिंग काफी हाई डिग्री तक पॉसिबल है अगर आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, मैप्स, फ्लोचार्ट्स और डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका अब एडमिशंस बस क्लोज होने के कगार पे है। स्टडी IQ का ईयर एंड सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत जब आप कोड BALIVE कोड करके अप्लाई करते हैं तो आपको ना सिर्फ हमारे पूरा सिलेबस कवरेज का मैं जिम्मेदार रहूंगा, पर साथ में स्टडी IQ की तरफ से आपको NCERTs और साथ में पूरा का पूरा ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज द डिस्काउंट कोड BALIVE। जाने से पहले बतला दूं दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़िएगा। नाम है भुवन स्टडी IQ और काम क्या है, आपके जनरल स्टडीज का ज्योग्राफी, जनरल स्टडीज का एनवायरनमेंट, जनरल स्टडीज का डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट PDF, वैल्यू एडेड मटेरियल और हर वीकेंड क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इस टेलीग्राम चैनल पे होती हैं। आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि एज अ रिसोर्स आप इस टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़िए। फिर से नाम दोहरा दूं, BALIVE। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। इस डिस्कशन से आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने अप्लाई किया कोड BALIVE, पर आप देखते हैं कि आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिला जितना मैंने आपको यहां दिखलाया है, जल्दी से मुझे एक मैसेज करिए। नाम सेम है, भुवन स्टडी IQ। आई विल सॉल्व आउट द प्रॉब्लम फॉर यू ऑन प्रायोरिटी। जाने से पहले बतला दूं दोस्तों, ईयर एंड सेल स्टडी IQ का अब चालू है, जिसके अंतर्गत मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों के लिए उपलब्ध है, प्रोवाइडेड यू यूज द डिस्काउंट कोड BALIVE। आई विल सी यू इन क्लास वेरी सून। जो सारे स्टूडेंट्स हमारे SIP बैच, P2I बैचेस या ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच के साथ जुड़ रहे हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।